हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइस दरबार न्यूज डिस्कशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज एपिसोड 4 डिस्कस कर रहे हैं। 9 अगस्त है। जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज है वी विल डिस्कस दैट। और कल के जो भी कंफ्यूजन है उसको हम लोग क्लियर करेंगे, जैसे कि नोट्स कैसे बनाना है, क्या पॉइंट को लिखना है, तो वो सारी चीजें हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, आज के न्यूज डिस्कशन में काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें मिलने वाले हैं जो कि प्रीलिम्स में डायरेक्टली आपको हेल्प करेंगे एज वेल एज मेंस के आंसर राइटिंग में हेल्प करने वाले हैं। तो कुछ लोकेशंस को देखेंगे जो मैपिंग के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो बने रहिएगा लास्ट तक पेशेंस के साथ में। क्लास के जो भी स्टूडेंट हैं वो अच्छे से अपना नोट्स वगैरह तैयार कीजिए। जहां दिक्कत नहीं आती है वो कॉल करके पूछ सकते हैं, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आपके मन में कोई प्रश्न आता है या मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ आप उसका आंसर कर रहे हैं तो प्लीज आलस्य मत कीजिए, कमेंट में उसको लिखिए। मैं आप सभी लोगों का कमेंट देखती हूँ, उसको पढ़ती हूँ। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा पेचीदा भी है। जो लोग पहली बार इसको पढ़ रहे हैं वो बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। हम लोग आज कॉलेजियम सिस्टम की बात करने वाले हैं। क्या आपने कभी कॉलेजियम सिस्टम का नाम सुना है? ये क्या होता है? एक नया वर्ड कॉलेजियम। व्हाट इज कॉलेजियम ऑल अबाउट? जो भी नए बच्चे हैं वो बहुत ही ध्यान से सुनेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बताऊंगी कॉलेजियम सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो ये वर्ड कहाँ से आया, क्या है, अभी न्यूज में क्यों है, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट ऑल्सो, राइट। सो वेयर इज इन द सिलेबस? आप लोगों को सिलेबस कितने लोगों को याद हो गया? क्या सारे बच्चों ने अजय सर का बेसिक ट्रेनिंग देख लिया है? अगर आपने बेसिक ट्रेनिंग की क्लास कर ली है तो आपको सिलेबस अच्छे से मालूम हो गया होगा, है ना। तो इसको भी हम जीएस पेपर 2 में रखेंगे, राइट, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की। ओके, तो ये थोड़ा सा समझते हैं फिर चलेंगे, आगे बढ़ेंगे कॉलेजियम पर। पहले जानिए कि ये जो कंट्री है, कोई भी देश है, ठीक है, तो आपके देश का नाम क्या है? भारत, इंडिया। यहां पर क्या होता है, 3 तरीके का सिस्टम होता है। ठीक है, वन इज लेजिस्लेचर, ओके, सेकेंड इज एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड इज जुडिशरी। तो ये जो 3 सिस्टम है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, है ना, और न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, तो ये जो 3 सिस्टम है ये किस तरीके से काम करती हैं? अगर ये आपस में तालमेल बिठा करके काम करेंगी तो ये जो सिस्टम है, यानी ये जो कंट्री है, ये जो स्टेट है, ये सही तरीके से चलेगा। और अगर ये तीनों आपस में काम सही से नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये कंट्री का जो स्टेबिलिटी है वो खतरे में आ जाएगी और वहां पे चीजें सही तरीके से नहीं चल पाएगी। तो कॉलेजियम सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो शुरुआत कुछ इस तरीके से ही है। हमने क्या बोला, एक शब्द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, उच्चतम न्यायालय। आप में से सभी लोग जानते हैं उच्चतम न्यायालय के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सो जब एक समय ऐसा आया 1970s में, ध्यान दीजिएगा, 1970 के दशक में एक ऐसा समय आया जब जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में टसल स्टार्ट हो गया, राइट, फ्रिक्शन स्टार्ट हो गया। दैट इज फ्रिक्शन। क्या फ्रिक्शन? एग्जीक्यूटिव कह रहा है कि जुडिशरी मेरी बात नहीं मान रहा, जुडिशरी कह रहा है एग्जीक्यूटिव मेरी बात नहीं मान रहा, और इस तरीके से क्या होगा, कंट्री में एक कोलाहल मच जाएगा, खलबली मच जाएगी। तो इन दोनों ने आपस में, अब जब ये सिचुएशन क्रिएट हुआ तो वहां से शुरुआत होता है एक अलग सिस्टम का। जुडिशरी ने कोशिश की अपने इंडिपेंडेंस को बरकरार रखने का, उनका जो अपना एटीट्यूड है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो भारत में है उसको मेंटेन किया जाए, और किसी भी तरीके से जो सरकार है, गवर्नमेंट है जो चुन करके आती है 5 साल के लिए, उसका इतना दबाव ना पड़ जाए कि संविधान को बार बार बदला जाए और उससे जो भारत की संप्रभुता है वो खतरे में आ जाए। तो इसके लिए जुडिशरी ने ये कोशिश किया कि क्यों ना हम अपने हमारा जो एक कैरेक्टर है, इंडिपेंडेंट कैरेक्टर है, जिसके लिए हमें बनाया गया है संविधान में, हम उसको आगे बढ़ाएं। तो आइए बात करते हैं थोड़ा सा कॉलेजियम के बारे में। ये एक ऐसा सिस्टम है, कॉलेजियम प्रणाली एक ऐसा सिस्टम है जहां पे कि भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, ठीक है, और साथ में 4 सीनियर मोस्ट जज होते हैं। आपको कैसे कम याद रखना है इसको, CJI प्लस 4 सीनियर जजेस। ओके, कैसे याद रखना है, CJI प्लस 4 सीनियर जजेस, इसको दिमाग में रखेंगे हम लोग। और यहां से फिर शुरुआत होती है कॉलेजियम सिस्टम के बारे में। तो एक एक करके हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे।
ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो हमारा सिस्टम है इसमें शुरुआत कैसे होती है, ये जो कॉलेजियम बना, कब बना, कैसे बना। इतना तो समझ में आ गया कि टसल शुरू होता है 1970s में। क्या सिर्फ टसल होता है या उसमें जो इसका कॉलेजियम बनाया जाता है उसमें कुछ स्टेप बाय स्टेप चेंजेस होते हैं, प्रोग्रेस होते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर। देखिए क्या होता है, 1981 लिख लीजिए आप लोग। 1981 में फर्स्ट जज केस आता है, इसको नोट करना है, ठीक है। फर्स्ट जज केस आता है, यहाँ पे कुछ बातें कही गई कि किस तरीके से जो सीजेआई है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनका अगर रिकमेंडेशन आता है कि भाई कौन से अगले सीजीआई होंगे या सुप्रीम कोर्ट में किस जज को अपॉइंट किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे ट्रांसफ़र किया जाएगा, तो उनका जो स्टेटमेंट होगा उसको सर्वोपरि रखा जाएगा, ठीक है, ये कहा गया। अब फर्स्ट जज केस आता है 1981 में, उसके बाद फिर से प्रॉब्लम शुरू होती है। प्रॉब्लम जो थी वो सॉल्व नहीं होती और प्रॉब्लम्स कंटिन्यूड रहती है। उसके बाद चीज़ें फिर आगे बढ़ती हैं। 1993 में क्या होता है, सेकेंड जज केस आता है। आई होप आप लोग कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं, थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में जाकर के फिर से क्लियर करना चाहूँगी। देखिए क्या हुआ था 1970s के समय में, क्या हुआ था कि बार बार लगातार जो सिस्टम है उसको बदला जा रहा था, मतलब बल्क लेवल पे ट्रांसफ़र किया जा रहा था जजेस का, किसी को भी अपॉइंट कर दिया जा रहा था। तो उससे जो आपस में, एक तो जुडिशरी में आपस में काफ़ी दिक्कतें शुरू हो गई कि भाई ऐसे कैसे किसी को भी आप ट्रांसफ़र कहीं भी कर दे रहे हैं। दूसरी चीज़, किसी को भी सीजीआई के पद पर बनाया जा रहा है, जो पहले सीनियरिटी को रखा जाता है, जो सीनियर मोस्ट जज होंगे वही सीजीआई बनेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। लेकिन अगर सीनियरिटी को साइड रख करके आप जो उनके जूनियर लेवल पर है उनको सीजीआई बना दे रहे हैं, तो फिर वहाँ पे काफ़ी अफरा तफरी शुरू हो जाती है। तो पहला फर्स्ट जज केस आता है 1981 में। उसके बाद 1993, ध्यान रखिएगा, 1993 में सेकेंड जज केस आता है, ठीक है। सेकेंड जज केस आता है जहाँ पे कि कॉलेजियम सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि कॉलेजियम सिस्टम को इंट्रोड्यूस कहाँ किया गया था, कौन से जज केस में, तो वो इंट्रोडक्शन जो हुआ था वो सेकेंड जज केस में हुआ था। इसमें ये कहा गया था कि एक सीजीआई होंगे, इनके साथ इनको सलाह देने के लिए यहाँ पे 2 सीनियर मोस्ट जज होंगे, 2 सीनियर मोस्ट जज, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के। और ये 3 लोग मिलकर के कौन बनते हैं, कॉलेजियम बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब 1993 में तो दो जज को रखा गया, चीज़ें ठीक चल रही थी। बट आगे चल करके 1998 में क्या, देखिए जैसे ट्रांसफ़र करना हो, अपॉइंटमेंट करना हो, तो क्या होगा, ये जो 2 जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, इनका काफ़ी बोलबाला होगा, राइट। ये जिनको बोलेंगे उन्हीं का होगा, सीजीआई का वहाँ पे बोलबाला रहेगा। तो अब इसको थोड़ा सा और सही बनाने की कोशिश की गई और अब 1998 में, याद रखिए, थर्ड जज केस आता है। कब, 1998 में थर्ड जज केस आता है। थर्ड जज केस में, तीसरे जज केस में इसको, ये जो पूरा पैनल था उसको बढ़ाया गया, सीजीआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट जज किया गया। ध्यान दीजिएगा, कहाँ के, सुप्रीम कोर्ट के। याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट की बात चल रही है, कॉलेजियम सिस्टम सुप्रीम कोर्ट का डिस्कस हो रहा है। तो यहाँ पे 4 सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड सीजीआई मिल करके कौन बना, कॉलेजियम सिस्टम बना। और अब जो भी फैसला होगा, जो भी तय होगा कि भाई इनको बनाया जाए, इनको सीजीआई बनाया जाएगा इस बार, या इनका ट्रांसफर यहाँ होगा, उसमें सीजीआई के साथ साथ में जो 4 अदर जजेस हैं उनका रिकमेंडेशन भी बहुत ज़रूरी होगा, ठीक है ना। तो इसको अपने दिमाग में रखना है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें आज के स्लाइड में हैं। तो यहाँ पे नोट्स हम कैसे बनाएंगे, तो नोट्स में जो भी मैंने अभी इंपॉर्टेंट बातें कही हैं, जो भी पेज पर मैंने लिखा है, आपको उसको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। एक बात आप और नोट कीजिए, आर्टिकल 124, आर्टिकल 124 क्या बताता है, आर्टिकल 124 बताता है द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाएगी, गठन किया जाएगा। ये 124वें अनुच्छेद में कहा गया है, आर्टिकल में कहा गया है। तो क्या ये आपको नोट नहीं करना चाहिए, ये आपको बिल्कुल नोट करना चाहिए। एक बात और है कि जो भी लोग नोट्स बनाने में कंफ्यूज हो रहे हैं या उनको लग रहा है अरे यार ये तो बहुत लिखना पड़ रहा है, उनको मैं बता दूं, आपको एक ही बार लिखना है। कॉलेजियम सिस्टम आया ना, एक बार अच्छे से अपने कॉपी में लिख लो, चाहे वो 1.5 पेज में जाए, 1 पेज में जाए, 10 लाइन जाए, 12 लाइन जाए,
अब आपको आगे ना बस एक एक लाइन उसमें जोड़ना रहेगा। कभी मान लीजिए अगर ऐसा हुआ कि एकदम बदलाव ही हो गया कॉलेजियम सिस्टम में, जो गवर्नमेंट चाह रही है वैसा हो गया, तभी तो हमें उसमें बदलना है ना, नहीं तो हमें उसमें कोई बदलाव नहीं करना होता है। तो नोट्स आपको एक बार बनाना होता है करंट का, आगे चल करके उसमें बस 2-3 लाइनें जुड़ती जाएंगी, ठीक है। तो इसीलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जब भी आप नोट्स बनाएं, मैं आपको थोड़ा सा और यहाँ बता देती हूँ। जैसे आप नोट्स बना रहे हैं, आपकी कॉपी है, ये मार्जिन होता है साइड में, ठीक है। आप यहाँ पे जब नोट्स लिख रहे हैं तो ये मार्जिन अपना खाली रखें, या अगर आपकी कॉपी में मार्जिन नहीं है तो आप मार्जिन जरूर छोड़ दें। इस तरीके से दोनों तरफ मार्जिन छोड़ दें, बीच में नोट्स बनाते चलें, लिखते चलिए। यहाँ पे ये जो जगह है ना, इसमें जब आपके पास एक्स्ट्रा कोई लाइन आता है, मान लीजिए आज हम कॉलेजियम डिस्कस कर, आज से 1 महीने बाद फिर से कॉलेजियम पर न्यूज आया, मैंने डिस्कस किया, कुछ नया पॉइंट मैंने डिस्कस किया, तो वो पॉइंट आप यहाँ पर लिख देंगे साइड में, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि हमें बार बार चीजों को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारा एक साथ नोट्स तैयार होता चला जाएगा। एक और इंस्ट्रक्शन, जो बच्चे की अभी 11th क्लास से तैयारी कर रहे हैं, या 12th में हैं, या फर्स्ट ईयर में हैं, तो उनको बहुत डिटेल में नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। पीडीएफ को भी पढ़ते रहें, आप बार बार न्यूज़ मेरा सुनते रहें, दिमाग में जाता रहेगा। जब आप सेकेंड ईयर में जाते हैं तब आप अच्छे से नोट्स बनाना शुरू करिए, और फिर 2 साल का एक अच्छा सा आपका कंप्राइज होगा नोट्स का, और फिर आप एग्जाम देंगे, ठीक है ना। तो चलिए, कॉलेजियम के बारे में काफ़ी कुछ मैंने आपको बताया, इसकी क्या आवश्यकता थी पता चल गया ना। मैंने बताया आपको क्या क्यों इसको बनाया गया, कैसे टसल शुरू हो गया था तो इसको बनाना ज़रूरी हो गया। अब अपॉइंटमेंट कैसे होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं, उनका कैसे अपॉइंटमेंट होता है। जाहिर तौर पर अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करते हैं, कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि ये पता चला कि आपने लिख दिया कि अपॉइंटमेंट कॉलेजियम सिस्टम अपॉइंट करता है। अपॉइंटमेंट इज बाय द प्रेसिडेंट, ओके। प्रेसिडेंट विल अपॉइंट द सीजीआई ऑफ इंडिया, बट द रिकमेंडेशन विल कम फ्रॉम द कॉलेजियम सिस्टम, राइट। जो रिकमेंडेशन है, जो सिफारिश है, वो जो फॉर्मर सीजीआई हैं वो देंगे और कॉलेजियम सिस्टम देगा। अपॉइंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। आई होप इतना क्लियर है आपको। अभी का जो स्ट्रक्चर है, पहले 1993 में जो सेकेंड जज केस जहाँ पे इंट्रोडक्शन होता है, वहां पे सीजीआई प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस का एक कंपोजिशन था, लेकिन अभी जो कॉलेजियम का कंपोजिशन है वो सीजीआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस का कंपोजिशन है। प्लीज इसको याद रखना है, जो 4 वरिष्ठतम जज हैं उनका कंपोजिशन है, ठीक है। तो बस ये लाइन आपने उसमें लिख लिया, काफी है। और डिटेल में जाना है तो थोड़ा आप और इसमें 1-2 लाइन ऐड कर लो, कोई इसमें दिक्कत वाली बात तो है नहीं। अब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का जो अपॉइंटमेंट होता है, वहां पे आपके जो सीजीआई हैं, ठीक है, उनको कंसल्ट किया जाता है। साथ में जो गवर्नर हैं उस राज्य के जो गवर्नर हैं, उनका जो अपॉइंट उनका कंसिडरेशन बहुत ज़रूरी होता है। याद रखिएगा, जो भी व्यक्ति हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया जाएगा वो उस राज्य का नहीं होगा, ठीक है ना, वो उसके दूसरे राज्य का होगा, बाहर के राज्य का व्यक्ति है, उसी को सीजे ऑफ दैट हाईकोर्ट बनाया जाएगा, ठीक है। तो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आगे थोड़ा और बढ़ते हैं। फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द हाई कोर्ट जजेस, अब चीफ जस्टिस के अपॉइंटमेंट की बात हो गई तो हाई कोर्ट के बारे में जान लीजिए। इसमें आप देखिए, चूंकि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट चुन लिया गया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो सर्वोपरि हैं ही, गवर्नर को पूछा ही जाएगा स्टेट के केस में। तो आपको ऐसे याद रखना है कि अगर स्टेट यानी कि हाई कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट हो रहा है तो जाहिर तौर पर हाई कोर्ट के सीजीआई को पूछ लिया जाएगा, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को पूछ लिया जाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पूछ लिया जाएगा और गवर्नर को पूछ लिया जाएगा। फाइन। अपॉइंटमेंट करेगा कौन? वन एंड ओनली प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट हैं वही अपॉइंट करेंगे हाई कोर्ट के जज को, सुप्रीम कोर्ट के जज को, सीजीआई को, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। तो इतना आपको दिमाग में रखना है। फर्स्ट जज केस के बारे में मैंने आपको बताया 1981 में आया था। इसके बाद इसमें क्या क्या चीजें थी उसको आप लिख लेंगे तो काम का रहेगा, आपको याद रहेगा कि जब ये फैसला सुनाया जाता है तो वहां पर ये कहा जाता है कि उनकी जो सहमति होगी वो बहुत जरूरी होगी, बाध्यकारी तो नहीं होगी लेकिन बहुत जरूरी होगी। और एक चीज और याद रखिएगा, अगर अभी का जो सिस्टम है कॉलेजियम सिस्टम, मान लीजिए कॉलेजियम ने बोला कि भाई इस व्यक्ति ए है, इसको बनाया जाए क्या, सीजीआई बनाया जाए, ठीक है, या फिर अपॉइंट किया जाए। अब गवर्नमेंट जो है किसके पास जाएगा? गवर्नमेंट लॉ मिनिस्टर के पास ये रिकमेंडेशन जाता है।
रिकमेंडेशन गोज टू गवर्नमेंट, लॉ मिनिस्टर, याद रखिएगा। लॉ मिनिस्टर किसको बोलता है? प्रेसिडेंट को बोलता है। हाँ भाई ठीक है, ये रिकमेंडेशन बिल्कुल सही है, आप इसको अपॉइंट कर दीजिए। अब प्रेसिडेंट व्यक्ति ए को अपॉइंट कर देंगे, लेकिन अगर गवर्नमेंट यहां से वापस भेज दे रिकमेंडेशन को, रिकमेंडेशन बैक टू द कॉलेजियम कि आप रिकंसिडर करो, आप जिस व्यक्ति को बोल रहे हो वो सीनियर मोस्ट जज नहीं है, ये समस्या है वो समस्या है, आप इसको रिकंसिडर करो। अब कॉलेजियम ने बोला नहीं कोई बात नहीं, आप इसी व्यक्ति को ही बनाओ, हमने सोच समझ लिया है, आपको ए को ही अपॉइंट करना है। जब ये वापस से इनके पास आ जाएगा तो फिर गवर्नमेंट इसको वापस नहीं कर पाएगी और उसी व्यक्ति को गवर्नमेंट को अपॉइंट करना पड़ेगा, प्रेसिडेंट को अपॉइंट करना पड़ेगा। तो जब रिकंसिडरेशन के लिए भेजा जाएगा और सेम उधर से जवाब आ गया तो गवर्नमेंट को उनको ही अपॉइंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप दिमाग में क्लियर है। अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं एनजैक के बारे में, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ये सारा जो अभी तक हम डिस्कस कर रहे हैं ये जज के अपॉइंटमेंट ट्रांसफर इन्हीं से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसीलिए आपको याद रखना बहुत जरूरी है। एनजैक आता है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। नियुक्ति आयोग क्या कहा जा रहा है? मतलब नियुक्त करने के लिए एक आयोग बनाया जाए। 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाता है और इस अमेंडमेंट के बाद ध्यान दीजिएगा, अमेंडमेंट हो जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इतना आसान नहीं होता है दोस्तों। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है, लोकसभा में भारी बहुमत चाहिए होता है, 2/3 हमें मेजॉरिटी चाहिए होती है, राज्यसभा में मेजॉरिटी चाहिए होती है। ठीक है, फिर प्रेसिडेंट का कंसिडरेशन आता है और तब जाकर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है। तो ये बिल्कुल आसान प्रोसीजर नहीं है और 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दिया गया, एनजैक को लागू कर दिया गया कब? 2015 में। लेकिन क्या हुआ? क्या सुप्रीम कोर्ट ने इसको माना? और नहीं माना तो क्यों नहीं माना? एनजैक कंप्राइज करता था 3 जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जो आयोग बनाया गया उसमें कहा गया कि 3 न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के होंगे। ठीक है, उसमें एक सेंट्रल लॉ मिनिस्टर होंगे, ओके, और 2 सिविल सोसाइटी के एक्सपर्ट होंगे। तो ये 3 सेक्शन मिल करके एनजैक को कंप्राइज करेंगे, आयोग को बनाएंगे। और अब आगे जाकर के जो आयोग है, राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग, यही जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, सीजेआई हाई कोर्ट के जज, इन सभी की नियुक्ति करेगा और उसकी प्रक्रिया को देखेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं होगा, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस कर रही है हमारे काम में। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अपने अधिकार का इस्तेमाल किया। वो अधिकार था जुडिशियल रिव्यू का। जब भी सरकार ऐसे कानून बनाती है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को हैम्पर करता है, और ये बात कहां पर कहा गया था? केशवानंद भारती केस आया था। केशवानंद, लिख लीजिए इसको, केशवानंद भारती केस, प्लीज राइट इट डाउन। केशवानंद भारती केस में यह कहा गया था कि अगर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को गवर्नमेंट का कोई भी कानून, कोई भी अमेंडमेंट टच करता है, यानी कि एक बेसिक स्ट्रक्चर है, याद रखिए बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है। अब यहाँ पे अगर आपका कोई लॉ है, भारत सरकार कोई लॉ लाती है, बनाती है, ये लॉ इस बेसिक स्ट्रक्चर को हैम्पर करता है। जैसे कि अगर कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए आपको कोई अच्छा ही काम बोला जा रहा है, लेकिन उस काम से आपका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, आपका बेसिक स्ट्रक्चर ही हैम्पर हो जा रहा है, आप डिप्रेशन में चले जा रहे हो, मतलब आप एक व्यक्ति बने ही नहीं हो और आप जो एक आपकी मानसिक स्थिति वो खराब हो गई, यानी कि आपका जो एक सही ढांचा था वो हट गया, खत्म हो गया, तो फिर वहां पर वो कानून लागू नहीं किया जाएगा। तो वही ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगर हैम्पर होता है तो उस लॉ को नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। और 2015 में लाए गए एनजैक को जुडिशियल रिव्यू करती है कौन? सुप्रीम कोर्ट, जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, ये किया जाता है और उसके बाद यहाँ पर उसको रद्द कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको आपको दिमाग में रखना है। अब एक क्वेश्चन आता है, इसको आपको सॉल्व करना है, कॉलेजियम सिस्टम के बारे में है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्या ये स्टेटमेंट सही है? कॉलेजियम वर्ड डिड नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉलेजियम शब्द जो है कॉन्स्टिट्यूशन में उसका मेंशन नहीं किया गया है। इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है, आपको कमेंट में आंसर करना है। चलिए फटाफट आंसर बताइए अपना, क्या होगा जल्दी से बताइए। क्या ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और क्या कॉलेजियम शब्द का इस्तेमाल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया गया है? जल्दी बताइए अपना आंसर, आपका आंसर क्या होगा?
जल्दी राइट इट डाउन। ओके, आई होप सभी ने अपना आंसर लिख दिया होगा। तो इसका आंसर है सी फॉर कैट, यानी कि बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, गैर संवैधानिक निकाय। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मैंने किसी भी आर्टिकल का नाम लिया कि उसमें कॉलेजियम सिस्टम का जिक्र है? नहीं, मैंने बोला सेकेंड जज केस आया था जहां से इसका इंट्रोडक्शन हुआ है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है और इस वर्ड का इस्तेमाल भी कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं किया गया है। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, गाजा स्ट्रिप के बारे में बात करते हैं। देखिए, ये इजराइल का हिस्सा है, ये इजराइल एक देश है और यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है। ओके, ये मेडिटेरेनियन सी है, ये इजराइल वाला हिस्सा, यहाँ पे गाजा स्ट्रिप और ये वेस्ट बैंक। गाजा स्ट्रिप इजिप्ट और इजराइल, देखिए दोनों, गाजा स्ट्रिप यहाँ इजिप्ट को भी टच कर रहा है और ये इजराइल में तो है ही, साथ में इस तरफ मेडिटेरेनियन सी है। तो ये लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों लोकेशन याद रखिएगा। वेस्ट बैंक जो है, वेस्ट बैंक जॉर्डन से अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है, ये याद रखना है। इधर सीरिया है, लेबनान है। तो इजराइल कौन कौन से देश से बॉर्डर शेयर करता है, इसको भी आपको दिमाग में रखना है। और इस पर अगला सवाल गाजा स्ट्रिप के बारे में है, ये बॉर्डर शेयर करता है इजिप्ट और इजराइल के साथ। अभी अभी मैंने आपको बताया, इट्स वेस्ट बाउंड्री शेयर विद द मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी से वेस्ट बाउंड्री टच होती है। क्या दिमाग में रिकॉल कर पा रहे हैं आप? रिकॉल कर पा रहे हैं जो मैंने बताया अभी? जॉर्डन, लेबनान आर ऑल्सो शेयर द बाउंड्री। क्या गाजा स्ट्रिप जो भी आपने देखा यहाँ छोटा सा सीरिया में, क्या वो लेबनान और जॉर्डन के साथ भी अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है? नहीं। तो स्टेटमेंट क्या होगा? सही आंसर क्या होगा? बी फॉर बॉल। 1 and 2 इज द करेक्ट स्टेटमेंट, राइट। अगला आगे बढ़ते हैं, ताइवान स्ट्रेट। जल्दी से याद कीजिए, मैंने सभी को ताइवान स्ट्रेट के बारे में बताया हुआ है। ताइवान स्ट्रेट कहां पर है? उस दिन मैंने डिस्कस किया था ना लास्ट क्लास में, ताइवान स्ट्रेट। देखिए, ये रहा ताइवान स्ट्रेट, चाइना और ताइवान के बीच में ये स्ट्रेट है, ताइवान स्ट्रेट, ठीक है। तो स्ट्रेट क्या होता है? एक ऐसी वाटर बॉडी जो दो लैंडमास को अलग करती है। ये एक लैंडमास, ये एक लैंडमास, और ये बीच में एक स्ट्रेट वाटर बॉडी, ताइवान स्ट्रेट, ठीक है। इस्थमस क्या होता है? इस्थमस होता है जब कोई पतली सी लाइन लैंड एरिया दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करती है, ठीक है, वो इस्थमस होता है, याद रखिएगा। तो अब यहाँ पे याद रखिए स्ट्रेट के बारे में, ताइवान स्ट्रेट कहाँ पर है। और इधर देखिए, ईस्ट चाइना सी, येलो सी, सी ऑफ जापान, ठीक है, फिलीपाइन सी, ये सब याद रखना है। इसको बड़े मैप में देखिए, यहाँ पर ये आपका बड़ा सा मैप है। देखिए, ये वर्ल्ड मैप लिया गया है। वर्ल्ड मैप पे इंडिया का मैप कई बार गलत बना दिया जाता है, ये गलत मैप है इंडिया का, लेकिन हम लोग चूंकि वर्ल्ड के बारे में देख रहे हैं तो वर्ल्ड पे जाएंगे थोड़ा सा। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है, ये इक्वेटर है और इसके नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, ठीक है ना, कर्क रेखा, ठीक है, और ये आपका विषुवत रेखा। तो यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड इक्वेटर, याद रखिएगा। अब ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर भारत है, ये देखिए, और चाइना भी इसी के आसपास है, ये रहा, देखिए चाइना, ओके। अब यहाँ पे देखिए ईस्ट चाइना सी, येलो सी, सी ऑफ जापान, सी ऑफ ऑक्सटॉक, फिलिपाइन सी। ये जो आपका एरिया है ना, इसको मैप में, जब भी आप मैप खोलेंगे अपने घर पर, इस एरिया को जरूर एक बार देखेंगे, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट रीजन है, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कौन सा स्टेट कहाँ है, कौन सी सी कहाँ है, कौन सा लैंड बॉर्डर टच करता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है, डेली एक बार इसको आप देखते जाएंगे तो आपको याद हो जाएगा। इस पर अगला सवाल है, सी ऑफ जापान नॉर्थ से साउथ अरेंज करता है। नॉर्थ से साउथ, देखिए नॉर्थ ये रहा, साउथ ये रहा। अभी आपको मैंने लोकेशन दिखाया था। इसमें पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि सी ऑफ जापान यहाँ है, फिर येलो सी है और फिर ईस्ट चाइना सी है। क्या पहला वाला सही है? दूसरा बोल रहा है पहले येलो सी है, फिर ईस्ट चाइना सी है और फिर सी ऑफ जापान है। तीसरा बोल रहा है पहले सी ऑफ जापान है, फिर येलो सी है और फिर साउथ चाइना सी है। तो आपको आंसर बताना है कौन सा इसमें से सही है, कौन सा इसमें से करेक्ट है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे केवल वन, पहला वाला सही है, सी ऑफ जापान, फिर येलो सी, फिर ईस्ट चाइना सी। मैपिंग में देखेंगे या भी पिछले वाले स्लाइड पे देखेंगे, मैंने आपको क्लियर किया हुआ है। अगला स्टेटमेंट है, स्टेट ऑफ मलक्का सेपरेट्स इंडोनेशिया, मलेशिया एंड सिंगापुर। क्या ये सही स्टेटमेंट है? मलक्का जल डमरूमध्य इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर को अलग करता है। ताइवान की जल डमरूमध्य ताइवान और चीन को अलग करती है। ये दोनों बातें आपको सही लग रही हैं? अगर ये सही लग रही हैं तो स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, आंसर क्या होना चाहिए? दोनों सही हैं। स्टेटमेंट सी, आंसर सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम्बनटोटा और चाइना के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। जो चाइना है, आपको पता है कि भारत का पड़ोसी देश है। कभी कभी बहुत अच्छा पड़ोसी देश बन जाता है और कभी कभी बहुत ही स्ट्रेटेजिक पड़ोसी देश बन जाता है, जहां ये समझ नहीं आता कि ये चाहता क्या है। तो चाइना के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम्बनटोटा पोर्ट को देखेंगे। कहां पर स्टैब्लिश्ड है हम्बनटोटा पोर्ट? देखिए, ये है श्रीलंका और यहाँ पर है हम्बनटोटा पोर्ट। तो ये जो पोर्ट है हम्बनटोटा, ये श्रीलंका में है। और यहाँ पर क्या इशू है? इशू ये है कि चाइना पूरी तरीके से श्रीलंका को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। क्या, कैसे कैप्चर कर रहा है? क्या जिस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी और ब्रिटिशर्स भारत को कंट्रोल करके ले गए थे, भारत पे 200 साल तक राज किया था, क्या चाइना वैसा ही कुछ कर पाएगा? तो देखिए, वैसा करेगा या नहीं ये पता नहीं, लेकिन चाइना भी श्रीलंका को इतने डेट में कर चुका है, इतना ज्यादा इकोनॉमिक प्रेशराइज कर चुका है, आर्थिक रूप से अपने ऊपर इतना निर्भर बना चुका है कि श्रीलंका चाहे अनचाहे चाइना के कंट्रोल में आ गया है कहीं ना कहीं। अब इसमें भारत को क्या दिक्कत है? श्रीलंका भारत का मोस्ट नेबरिंग कंट्री है, एकदम पास में, बगल में है बिल्कुल। और श्रीलंका जो है, वहां पर कई सारे भारतीय रहते हैं, और जो भारतीय मूल के लोग रहते हैं। तो वहां पे जाहिर तौर पर इंडिया का इन्फ्लुएंस बहुत जरूरी है। इंडिया श्रीलंका का एक सही रिलेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन अगर चाइना श्रीलंका को अपने कंट्रोल में रखेगा और श्रीलंका को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करेगा, तो भारत के स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, भारत के सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक खतरा हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए, एक थ्योरी आती है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की। आप देख रहे हैं, पर्ल्स मतलब होता है मोती। अब देखिए, ये आपको मोतियों की तरह दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कोई ये माला सी बनी हो। तो ये जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल थ्योरी है, वो चाइना के पर्सपेक्टिव में दिया जाता है। चाइना एक एक करके पोर्ट स्टैब्लिश करता जा रहा है हर जगह पर, हर देश में। जो भारत के आसपास के जो पड़ोसी देश है, वहां पर एक पोर्ट बनाना शुरू कर चुका है और इस तरीके से वो भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। इसी को कहते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी। और ये एक जियो पॉलिटिकल थ्योरी है, जहां पे चाइना अपना पॉलिटिकल एज वेल एज इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस क्रिएट करना चाहता है। चाइना इज वांट टू प्रेशराइज और influence India's neighboring countries so that they can negotiate India in the other perspective. India को वो negotiate कर पाए other perspective में। इस वजह से ये string of pearls की theory आपको देखने को मिलती है। याद रखिएगा ये क्या है, कैसा है। तो स्टेटमेंट है हम्बनटोटा पोर्ट इज लोकेटेड इन श्रीलंका। क्या सही स्टेटमेंट है? मैंने आपको बताया एब्सोल्युटली। सितवे पोर्ट इज लोकेटेड इन म्यांमार एंड ग्वादार पोर्ट इज लोकेटेड इन पाकिस्तान। सितवे बंदरगाह म्यांमार में उपस्थित है, ग्वादार बंदरगाह पाकिस्तान में उपस्थित है। क्या ये सभी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं? क्या आप इसके बारे में जानते हो? लिखिए कमेंट बॉक्स में येस और नो, राइट इट डाउन, येस और नो। यस, ऑल स्टेटमेंट आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, तो यहाँ पे देखिए ग्वादार इज इन पाकिस्तान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चीता री इंट्रोडक्शन। चीता के बारे में बात करेंगे। कल हमने टाइगर के बारे में बात किया था, याद है? और आज हम लोग चीता के बारे में बात करेंगे। चीता जो स्पेसीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अच्छा, सारे न्यूज पे ना यहाँ पे लिखा होता है कि कौन से पेपर में आएगा। जीएस पेपर 3 में एनवायरमेंट में हम रखेंगे, ठीक है, टाइगर, चीता, क्योंकि स्पेसीज हैं और एनवायरमेंट में ही हमें इसके बारे में पढ़ना होता है। तो चीता का IUCN स्टेटस जो है, IUCN में स्थिति वल्नरेबल है। जो अफ्रीकन चीता है वो वल्नरेबल है और जो एशियन चीता है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। याद रखिएगा, दोनों कैरेक्टर को याद रखना है। अफ्रीकन चीता वल्नरेबल और क्रिटिकली एंडेंजर्ड कौन है? एशियन वाले। अब मैंने कल भी आपको बताया था, एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1972 का ना। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में टाइगर को किसमें रखा गया था, याद है? शेड्यूल 1 में। चीता को भी शेड्यूल 1 में रखा गया था। क्यों? कल मैंने बताया था ना, हाईएस्ट प्रोटेक्शन देना है। हाईएस्ट प्रोटेक्शन जब दिया जाएगा तो उसको शेड्यूल 1 में रखा जाएगा। और साइट्स के भी अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। साइट्स के भी अपेंडिक्स 1 में रखा गया है ताकि हाईएस्ट प्रोटेक्शन दिया जा सके चीता को। और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA ही चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर रही है और अफ्रीकन सवाना टू कूनो नेशनल पार्क में लाया जा रहा है। अफ्रीका के सवाना रीजन से कूनो नेशनल पार्क जो कि MP में है, वहां पे लाया जा रहा है चीता को। इसके पहले नामीबिया से नौरादेई भी MP में है,
वहां पर लाया गया था चीता को। देखिए रीजन जो भी हो, बट एमपी में सबसे ज्यादा चीता भी, एमपी में जो एमपी का जो पूरा एनवायरनमेंट और वहाँ का पूरा नेशनल पार्क है, कूनो हो गया, नौरादई हो गया, चीता के लिए सही माना जाता है, इसीलिए वहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, अब ये इंडिया में 1951 में एक्सटिंक्ट हो गए थे। ठीक है ना, प्रोजेक्ट चीता भी लाया गया 2009 में, और अब कोशिश ये हो रही है कि रीइंट्रोड्यूस किया जाए चीता को, फिर से एक बार भारत में चीता को लाया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है, ये कूनो नेशनल पार्क देख सकते हैं कहाँ पर है, एमपी में, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो आज के इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलेंगे हम लोग अच्छे अच्छे न्यूज़ के साथ। और आज जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया है, आई होप क्लियर हो गया। नोट्स कैसे बनाना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिखते चलें। याद रखिए एक बार ही नोट्स बनाना है, उसके बाद उसमें एड ऑन करते जाना है। किसी को कुछ कंफ्यूजन हो, समझ ना आए हो, तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं या फिर मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के इतना ही। थैंक यू सो मच। कीप स्टडिंग।